हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8। ओके, चले तो हम बात करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 की बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो, तो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया उसे देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिगर तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो अपने पास सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल तैयार करना है। मैं रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। रेक्टेंगल, ओके, ये मैंने कुछ रेक्टेंगल इस तरीके से तैयार कर लिया मैं यहाँ पे। ओके, अब इसका नाम क्या दिया हमारे पास, ए बी सी डी। ठीक है ना, नाम दे देते हैं इससे ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ये मैं यहाँ पे बी नाम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे बी। ठीक है, तो इससे क्या आपको विजिबल हो रहा है सारे के सारे ने। देन आगे बोला कि पी जो साइड है ना वो हमारे पास किसके, ए बी के ऊपर है। अब ए बी यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी, देन इसके बाद क्यू और उसके बाद आर एंड उसके बाद आ जाएगा एस। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पी क्यू आर एस इन साइड्स के मिड पॉइंट में दिया गया है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे पहले पॉइंट्स कुछ ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डैश लाइन से ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला उसे वापस से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, जो ऑलरेडी दिए गए हैं। आगे लिखा हमारे पास कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब रोम्बस में याद रखना आप लोग कि रोम्बस की जो चारों साइड्स होती है ना, रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं, जस्ट वेट, वो सारी कैसी इक्वल होती हैं, इक्वल। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि चारों साइड्स इक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास जो पूछा गया है वो हम फाइनली बता पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है ना उसके डायगोनल्स ले लेते हैं। ओके, डायगोनल्स मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ जिससे क्या थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ग्रीन, ठीक है चलो। ओके, मैंने कुछ इस तरीके से डायगोनल्स ले लिए। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ना इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसे ले लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि जो साइड्स होती है ना, जैसे रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है और ऊपर से इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें डायगोनल से काम है तो डायगोनल को ले लेते हैं हम। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले, गिवन तो कुछ भी नहीं दिया हमारे पास, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, ए सी इक्वल टू बी डी, बी डी। ये हमारे पास गिवन मान सकते हो इसे, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, याद रखना। चलो, अब अपने पास आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इतना काम कर लिया। अब डायगोनल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड्स लेंगे। कौन सी, एस आर और पी क्यू। समझना, एस आर और पी क्यू लेंगे। ठीक है, तो अपने कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले स्टेटमेंट में कि जो एस आर है ना वो पैरेलल है किसका, ए सी का। ठीक है, तो लिखेंगे हम एस आर इज पैरेलल टू ए सी। तो आपको दिख रहा होगा ना हमारे पास जो ए सी साइड है ना वो एक बड़ी है, मतलब लार्ज है, किससे, एस आर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि जो एस आर है, एस आर वो 1/2 मतलब हाफ होगा ए सी का। एस आर 1/2 मतलब हाफ बोल सकते हो उसे, एस आर 1/2 ए सी का होगा। ठीक है, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ हाफ ए सी होगा। चलो, अब इतना काम किया, उसके बाद क्या करेंगे, वापस से एक और निकालते हैं और इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम लेंगे पी क्यू। हमने पहले क्या किया, ये एस आर ले लिया, अब इसके पैरेलल लेंगे हम पी क्यू। तो हम लिखेंगे कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो भी पैरेलल है किसके, ए सी के, ए सी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पी क्यू साइड है वो भी हाफ होगी ए सी की, हाफ होगी ए सी की। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा कि हमारे पास जो एस आर और पी क्यू ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ए सी से कंपेयर कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये हाफ ए सी यहाँ पे भी आ रहा है, हाफ ए सी यहाँ पे भी आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एल एच एस है वो एल एच एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के आर एच एस एल एच एस उठा लेते हैं। तो लिखेंगे एस आर बराबर पी क्यू। हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो एस आर साइड है वो पी क्यू के इक्वल है। अब जिस प्रकार से हमने कहा इन दोनों को इक्वल बताया है
वैसे हम सिमिलर इसको भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि बी डी से क्या होगा, हमारे पास स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है, हम कर तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सिमिलर करके बता देंगे तो हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखी यहाँ पे जो पी क्यू पी एस है, सिमिलर लिखो, सिमिलर सिमिलर पी एस है, पी एस ये भी बराबर होगा किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। लो हमने से डायरेक्टली बता दिया कि ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास आप समझ सकते हो ये पैरेललोग्राम बन चुका है, कैसे, क्योंकि हमने पी एस को क्यू आर के अपोजिट बता दिया, मतलब इक्वल बता दिया है, और पी क्यू को एस आर के इक्वल बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से, अब देख रहे हो मैं यहाँ पे एक डैश लाइन पढ़ता हूँ जिसे आपको आइडिया है, देखो हमने ये पी क्यू को किसके एस आर के अपोजिट बता दिया है, ठीक है। और मैं एक ब्लू लाइन ले लेता हूँ जिसमें हमने एस पी को और क्यू आर के बराबर बता दिया है। अब देख पा रहे हो येलो सामने सामने लाइन है, इन दोनों को इक्वल बता दिया है, और जो ब्लू वाली सामने वाली लाइन है वो इक्वल बता दिया है। अगर मैं ये ब्लू और ये जो येलो है, इन दोनों लाइन को अगर मैं इक्वल बता देता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, चारों साइड्स हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अपने लिखेंगे कैसे, सबसे पहले मैं इसको साइड में भी नहीं कर सकता, चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब लोग समझते रहना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुंचा है। अब हम क्या करेंगे, जो पीली वाली लाइन है और जो ब्लू वाली लाइन है इनको इक्वल बता देंगे। अब ब्लू देखो सामने सामने वाली ब्लू लाइन है ना, वो आपस में इक्वल है, और ये येलो वाली ये भी इक्वल है। तो अगर ब्लू और येलो दोनों इक्वल हो जाएगी ना, तो इससे क्या होगा, चारों साइड से आपस में सारी की सारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो प्रूव हो जाएगा कि रोम्बस है, ठीक है। तो करना कैसे, देखो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो, इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला, देखो ये मैं ले रहा हूं एस डी आर, एस डी आर एंड एक और ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे आर सी क्यू, ट्राइंगल आर सी क्यू। अब दोनों ट्राइंगल को लिए, देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने। अब इसमें जो साइड हमारी इक्वल आ रही है उसे इक्वल ले लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो एस डी है वो क्यू सी के बराबर होगा, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम ए डी इक्वल टू बी सी बता देते हैं, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे लिख देता हूँ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, बट हमें ये पूरी साइड तो चाहिए नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब इससे क्या होगा, नीचे वाली जो वैल्यू चाहिए हम वो लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे एस डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तीनों, ये पहला पॉइंट लिख दो, एस डी इक्वल होगा किसके, क्यू सी के, इक्वल होगा क्यू सी के। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो डी आर है वो आर सी के बराबर होगा, डी आर है वो आर सी के बराबर होगा। लिखेंगे क्यों आप लिखेंगे आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, या फिर सी डी बोल देते हैं, ठीक है ना, सी डी। देखो जब आर मिड पॉइंट हो जाएगा ना, तो वो दो इक्वल पार्ट डिवाइड, मतलब इक्वल साइड में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो डी आर है और जो आर सी वो आपस में इक्वल हो जाएगा, तो दूसरा पॉइंट लिया। तीसरी बात हमारे पास क्या है, देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। तो बोल सकते हो कि जो एंगल सी है वो एंगल डी के इक्वल है, वाई, तो बोथ 90 डिग्री, दोनों को दोनों 90 डिग्री के इस वजह से, ठीक है। 3 रूल आया, कौन कौन से हमने, देखो एक तो ये साइड ली तो साइड, बीच में एंगल लिया फिर साइड ली, यहाँ पे भी वही काम है, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। तो लिखेंगे क्या, जो ट्राइंगल एस डी आर है, ट्राइंगल एस डी आर है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल आर सी पी के, ट्राइंगल आर सी पी के, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। अब इतना काम कर दिया, इससे क्या होगा हमारे पास, देखो पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। अब उसकी सारी जो लाइनें होंगी ना वो आपस में सीपीसीटी के द्वारा इक्वल हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे पहले वाले ट्राइंगल में येलो लाइन आ रही है और दूसरे वाले ट्राइंगल में ब्लू वाली लाइन आ रही है, तो दोनों लाइन क्या होंगे हमारे पास, इक्वली हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे कि जो एस आर है ना, एस आर ये लाइन इक्वल होगी किसके, क्यू आर के, किसके द्वारा होंगे, बाय सीपीसीटी के मतलब द्वारा बराबर हो जाएंगी लाइनें।
अब मैंने आपको बताया था कि येलो को और ब्लू को हमने इक्वल प्रूव कर दिया ना, देन उसके बाद चारों लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड, नाम क्या है हमारे पास, PQRS, PQRS इज अ रोम्बस, रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, तो बता दो सीधा कि जो PQ है, PQ वो QR के बराबर है, और जो RS है वो PS के बराबर है। क्योंकि चारों हमारे पास लाइन ये इक्वल हो जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, हमारे पास सीधा प्रूव हो जाएगा कि दो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है या फिर क्वाड्रिलेटरल है वो इक्वल है, ठीक है। मैं एक बार अगेन बोल रहा हूँ, बाय मिस्टेक से गलती हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमने क्या किया, ये प्रूव कर लिया कि रोम्बस है। क्यों? क्योंकि हमने देखो येलो वाली लाइन को तो पहले ही प्रूव कर लिया था और ब्लू वाली लाइन को भी पहले प्रूव कर लिया था। अब हमने क्या किया, ट्राइंगल 1 से 2 को आपस में कॉन्ग्रुएंट बता दिया, जिसमें क्या हुआ, येलो लाइन ब्लू लाइन के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये अपोजिट इक्वल है, तो हमने ब्लू से येलो को कंपेयर कर दिया, वो इक्वल बता दिया, तो चारों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि PQRS एक रोम्बस है, जहाँ पे चारों साइड्स उसकी इक्वल होंगी, ठीक है। मुझे पता है ये जो क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, बिकॉज हमारे पास सेक्शन CK है, ठीक है, तो अपने को कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा और उसे कंप्लीटली बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये आया हुआ है, ठीक है। मैं इसे रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इस बार हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्पेस में कवर हो जाए, ठीक है। चलो मैं इसे रफ करता हूँ। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस तो आपको पता ही होगा, कुछ इस काइट टाइप का ही होता है, एक तरीके से इस टाइप का होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किस पे, हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। अपने पास बोला गया है कि देखो ऐसे रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ना, वो सारी रोम्बस के बराबर होती है, ठीक है। चलो तो पहले हम इसके नाम दे देते हैं, ABCD और D, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी के इक्वल ही होता है, मतलब बोल सकते हो कि स्क्वायर और रोम्बस उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं यहाँ पे भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस की भी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये, हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक और किसी भी दो पार्ट को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे बताना है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो देखो, ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल, अच्छा बीच में नाम दे देते हैं O, AOB, मैं नीचे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल AOB एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, BOC, ट्राइंगल BOC। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये पहले ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, एकदम इजी है, आसान। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो AB वाली साइड होगी ना, ये AB वाली साइड वो BC के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, AB इक्वल टू BC। दूसरा, अब हमारे पास क्या हो, जो OB लाइन है ना, OB वाली वो कॉमन हो जाएगी, तो हम लिखेंगे OB इक्वल टू OB, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, कॉमन। यहाँ पे हम गिवन लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, रोम्बस के साथ चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए अगर आपको डालना है तो ऐसा लिख सकते हो कि साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा कोई पॉइंट चाहिए अपने को। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, हमारे पास जो AO है और OC है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, जब रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना, तो वो आपस में इक्वल पार्टीशन में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो इंटरसेक्ट करने के दौरान क्या होगा ना, वो दो इक्वल साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा क्या, जो AO है वो बराबर हो जाएगा किसके, OC के। हम बोल सकते हैं यहाँ पे बाइसेक्ट बाय
बी डी लाइन, ठीक है ना, बाइसेक्ट बाय कौन सी लाइन थी हमारे पास, हमने क्या ए ओ और ओ सी को बताया, मतलब बी डी है, बी डी लाइन है, ठीक है। मैंने ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया बिकॉज स्पेस नहीं था यहाँ पे। चलो, तो हमने तीनों में क्या किया, तीन साइड्स निकाली, जिससे क्या हुआ, ट्रिपल एस होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि जो ट्राइंगल है ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट होगा, मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन बना देंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के। अब किस रूल से होगा, तो आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा रूल होगा हमारे पास, ट्रिपल एस रूल। अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करके और ऊपर ले लेता हूं, जिससे क्या आपको पूरा अच्छे से विजिबल हो। देखो, चलिए, तो मैं इससे थोड़ा सा, ओके, आई होप ये विजिबल हो रहा हो आपको पूरा। देखो, इतना काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो जिन ट्रायंगल को हमने प्रूव किया ना, इनके एंगल्स को ले लूंगा और उन्हें बता दूंगा सीपीसीटी, ठीक है, मतलब उनको इक्वल बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट में कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के, क्योंकि बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे ट्रायंगल को हमने प्रूव किया था कि वो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के क्या होता है, सभी पार्ट इक्वल हो जाते हैं फिर, ठीक है, जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, ये जो एंगल है हमारे पास कौन सा, ए ओ बी और बी ओ सी, अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री बता देता हूँ ना, तो आपको पता ही होगा कि ऑलवेज जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। तो मैंने अगर बता दिया कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है ना, तो सीधी सी बात है, इससे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास क्या ना, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोला कि परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। चलो, अब कैसे बताओगे यहाँ पे, तो दोनों एंगल को ऐड करोगे, ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी। अब आप देख रहे हो कि दोनों को दोनों जो एंगल है ना, वो पड़ोसी है आपस में, और जो पड़ोसी एंगल है, अगर ये एंगल आपस में तैयार होंगे ना, ये वाले एंगल, मैं थोड़े दूसरे कलर से बताता हूँ, येलो से, ये दोनों एंगल जब तैयार होंगे ना, मतलब आपस में अटैच करेंगे ना इनको, तो वो एक सीधी लाइन पर एंगल तैयार होंगे, ठीक है। अब सीधी लाइन पे क्या होता है, 180 का एंगल बनता है, तो लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। रूल कौन सा हमारे पास, रूल होगा जस्ट एलपी, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में एओबी और बीओसी हमने ऑलरेडी इक्वल प्रूव किया था बाय सीपीसीटी के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एंगल को जिसे हम 90 बताना चाहते हैं, हम उसे ले लेंगे। तो मैं एओबी को बताना चाहता हूँ पहले, तो बीओसी के बदले वापस से मैं एओबी लिखूंगा, क्यों, क्योंकि वो बराबर ही थे, तो मैं किसी को भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो लिखूंगा एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 2 से 180 को 90 टाइम हम कैंसिल करेंगे, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री को हमने क्या किया, ये जो एंगल AOB था ना, इसको हमने क्या किया, 90 डिग्री बता दिया। अब वो 90 हमारे पास कौन सा AOB आया, तो उसके अपोजिट वाला एंगल है, मतलब कौन सा एंगल है हमारे पास, ये वाला, ये भी तो इक्वल ही होगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, एंगल DOC ये इक्वल होगा, बिकॉज क्या हमारे पास ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो यहां से सीधा प्रूव हो जाएगा कि एंगल जो DOC है ना, इसकी भी कीमत क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और बतानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे ईच अदर बोला था, तो सारे के सारे एंगल चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये भी 90 बता दिया। अब ये एंगल और वो ऊपर वाला जो एंगल है, वो तो ऑलरेडी इक्वल ही थे, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री। अब कैसे आया, तो यहाँ पे अब देखोगे, ये जो बाय सीपीसीटी के द्वारा हमने इक्वल प्रूव किया था कि AOB कितना निकाला था हमने, यहाँ पे AOB निकाला था हमने 90 डिग्री, और AOB बराबर था BOC के, तो वो भी 90 होगा। तो बता दोगे कि देयरफॉर एंगल AOB है वो एंगल BOC के इक्वल है, ठीक है। मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे थी, मैंने वही स्टेटमेंट वहां पे डाल दी, ठीक है। इक्वल था, तो जो AOB की कीमत होगी वो BOC की भी होगी, तो AOB की तो हमने 90 प्रूव की ही थी, तो BOC की भी हमारे पास सेम कीमत होगी। अब हमने क्या किया,
इस कीमत को 90 बता दिया, इसका अपोजिट है वो भी बता दो। तो लिख दो यहाँ पे कि जो एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC का। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो अब क्या होगा हमारे पास, जो एंगल AOD है, AOD इसकी भी कीमत क्या होगी हमारे पास, 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो जितनी भी एंगल है वो सारे के सारे क्या होगा, 90 डिग्री होंगे। बस हमें इतना सा प्रूव करना है। अब इतना प्रूव कर दिया कि सारे एंगल 90 के, तो बोल सकते हैं हमारे पास कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है ना, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड the diagonal of rhombus 2 मिनट ना, सही से rhombus are perpendicular each other। ठीक है, बस इतना समय एक स्टेटमेंट डालना है लास्ट में, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए, सो आई होप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से परपेंडिकुलर हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैं सरफ कर लेता हूं पहले। चलो, तो अब तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरे में क्या बताना है पहले उसे समझ लेते हैं। अच्छा, 2 मिनट में एक बार वीडियो को विजिट कर लेता हूँ कि किस प्रकार से दिखा है यहाँ पे। चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो मतलब ना हमारा जो वीडियो कैमरा चल रहा है ना वो प्रॉपर वर्किंग में है। ठीक है, अच्छे से चल रहा है। चलो, अब तीसरे की हम बात कर रहे हैं। तीसरे में क्या पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमें लिखा है कि जो DE और F है आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। मैं ट्राइंगल बना देता हूं पहले। चलो, ये ट्राइंगल है और ये आपस में क्या है, इक्विलेटरल है। समझो हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल। हम यहाँ डैश करेंगे तो हट ही जाएगा। तो अपने पास क्या है पहले DEF, तो ये मिड पॉइंट है, तो ABC। अब D किसका मिड पॉइंट है, तो वो BC का है। तो BC का ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ D पॉइंट। और E कौन सा हमारे पास, E कहाँ पे हमारे पास, CA के ऊपर, CA मतलब ये DE। लास्ट बचा क्या, ये वाली साइड F। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को आपस में अटैच करेंगे। जस्ट वेट। ओके, इतना कर दिया। अब आगे क्या लिखा हमारे पास कि सो दैट DEF, हमारे पास जो ट्रायंगल छोटा वाला है ना वो भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें इतना प्रूव करना है। चलो, तो मैं साइड एंगल ये फिगर को अलग कर देता हूँ, आपको विजिबल होता रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की प्रॉपर तरीके से। तो अपने पास सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है आपस में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, जो AB है, AB साइड है, AB वो BC और AB, BC और AC ये इक्वल है। क्यों, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रूल होता है हमारे पास कि तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक साइड को आपस में पैरेलल बताएंगे और इक्वल बताते जाएंगे। ठीक है ना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, वैसे इसे ऊपर भी नहीं लिख सकते हम क्योंकि हमने इधर लिख दिया गलती से। जस्ट वेट, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे साइड में कर देता हूँ। ओके, चलो, तो दिख रहा है हमारे पास जो पॉइंट लिया हमने। अब देखो, हम वन बाय वन करके करेंगे, सबको प्रूव करते जाएंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो AB साइड है ना, AB, इसके पैरेलल कौन सी है,
डीई साइड है, तो हम लिखेंगे डीई, डीई ये हाफ होगी किसकी हमारे पास, ये हाफ होगी किसकी, ए बी की, ए बी की। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट तो पहले पैरेलल बताना चाहिए था हमें, दूसरा पहले हम पैरेलल बता देते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बता सकते हैं। चलो तो पहले बता देने का हमारे पास कि जो ए बी है वो डीई के पैरेलल है, जो ए बी साइड है वो डीई के पैरेलल है। याद रखना जो साइड आपस में पैरेलल होती है ना, वो साइड उसकी जो लॉन्ग होगी ना, लॉन्ग साइड हाफ होगी किसके, शॉर्ट हाइट वाले की। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये जो डीई है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वल कब बनेगी ए बी के, जब ये ए बी हाफ हो जाएगी तब। तो वही हमने कंडीशन डाली यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं, जिस प्रकार से हमने ए बी डीई के पैरेलल बताया, इस तरीके से नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ए बी ले लिया, अब हम ले लेते हैं बीसी। तो लेकिन जो बीसी है, बीसी साइड है, वो पैरेलल होगी किसके, एफ ई के, एफ ई के। तो इस हिसाब से क्या होगा हमारे पास कि जो एफ ई है, एफ ई ये हाफ बनेगी, ये हाफ बनेगी किसके, बीसी के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट में आ जाता है, अब नेक्स्ट में क्या हमारे पास बचा, एसी। तो एसी को ले लेते हैं, तो एसी पैरेलल है एफडी के, एसी पैरेलल है एफडी के, ओके एफडी के। तो जो एफडी है ये भी इक्वल बनेगा 1/2, मतलब हाफ किसके बनेगा हमारे पास, एसी का बनेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो जस्ट चेक करो हमारे पास ये जो तीनों साइड्स इक्वल थी, तो हमारे पास हाफ भी सबकी इक्वल होगी। तो उसे हम पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा इक्वेशन उठा लेते हैं। चलो इक्वेशन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वापस से, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तीनों साइड को हमने पहले ही लिया था, इससे वापस लिख देता हूँ, इसको गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन। अब गिवन बता दिया तो क्या करेंगे, अब हम हाफ ले लेंगे, इन सभी को हाफ ले लेंगे। तो 1/2 1/2 1/2। तो तीनों साइड हाफ होंगे तो इक्वली होंगी हाफ भी। ठीक है, अपने पास जैसे ये हमारे पास फुल जो हमारे पास साइड्स थी, जो AC है, जो AB है और जो BC है, वो इक्वल थी, तो हाफ करेंगे तो भी तो वो इक्वल ही होंगी ना, तो वो हमने इक्वल बता दिए। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास 1/2 AB किसकी थी, बराबर DE के, तो लिखेंगे DE इक्वल। अब 1/2 BC किसके बराबर है, FE के, तो ये FE लिख दिया बराबर। अब 1/2 AC किसके बराबर है, FD के। अब आप देख रहे हो कि ये जो साइड हमारे पास निकली है ना, ये छोटे वाले ट्रायंगल की है। कैसे, देखो DE, ये हमारे पास DE आ गया, देखो ये वाली साइड आ गया हमारे पास FE, ये FE आ गया हमारे पास, और ये FD, ये FD आ गया। तीनों साइड हमने क्या किया, डायरेक्ट इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ। हैंस प्रूव्ड triangle FED is a equilateral triangle। ठीक है, बस इतना सा काम कर रहे हैं और हमारा आंसर। ठीक है, ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इतना बता दिया तो भी इनफ ऐसा करके। ठीक है, सो आई होप ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, अब यहां पे क्या लिखा है उसे समझ लेते हैं, थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसे 4 को समझते हैं। यहां पे लिखा है कि PQR एंड S रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC और CD एंड उसके साथ साथ DA ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इन विच AC इक्वल टू BD है एंड AC परपेंडिकुलर है BD के, तो प्रूव दैट PQR इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बताएंगे पहले समझो। अपने पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिस्पेक्टिवली साइड्स ऑफ ABCD, ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कौन सा हमारे पास, ABCD। पहले उस ABCD को बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। चलो मैं ले लेता हूँ A B C और D। अब यहाँ पे क्या है, PQRS मिड पॉइंट है, तो P किसका मिड पॉइंट है, P है AB का, तो लिखिए यहाँ पे P, ये AB का आ गया। आगे लिखा है Q है वो BC का,
ये BC का पॉइंट है, BC दिख नहीं रहा होगा आपको, रुकना, BC का। अब हमारे पास जस्ट वेट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट, अपने को सिर्फ एक ही पॉइंट बताना है, Q, तो ये Q है। अब सीधी सी बात है कि नीचे वाला R होगा और ये S होगा, तो ये R और ये S। अभी चारों ये जो पॉइंट्स हमारे पास, इनको ऐड कर लेते हैं। चलो कुछ इस तरीके से ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो AC है वो BD के इक्वल है। हमारे पास जो AC डायगोनल है वो BD के इक्वल है, स्क्वायर है, मतलब ये भी बोल सकते हैं हम। चलो तो इन्हें भी अटैच कर लेते सॉरी। चलो तो ये जो AC है ये BD के इक्वल है, हम इसे गिवन में डाल देंगे। चलो इतना काम कर दिया। अब आगे लिखा है हमारे पास कि जो AC हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है BD के। हमारे पास जो AC है वो BD के परपेंडिकुलर है, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। अब प्रूव ये करना है हमारे पास कि जो PQRS है वो एक स्क्वायर है। PQRS कौन सा, ये बीच वाला, ठीक है, ये बीच वाला जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसे प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे 1 बाय 1। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ। चलो इसको इधर ही रहने देते हैं, नहीं तो काम करता है। चलो चलेगा, मैं थोड़ा सा स्मॉल लिखने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है हमारे पास। अब 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख देते हैं। हमारे पास जो AC है वो BD के इक्वल है, तो जो AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास इक्वल है, गिवन दिया था हमारे पास, गिवन। ओके, अब ये गिवन है तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट में, अब अपने पास जो AC है वो SR के पैरेलल बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे जो SR वो पैरेलल है किसके, AC के। तो हमारा जो SR है, SR उसके बराबर हो जाएगा हमारे पास हाफ AC, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, SR ले लिया, अब PQ ले लेते हैं, क्योंकि PQ SR के बराबर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो PQ उठाते हैं, PQ तो लिखेंगे जो PQ है वो भी पैरेलल है किसके, AC के। तो जो PQ है वो भी बनेगा किसका, हाफ AC के बराबर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 के अंदर हमारे पास हाफ AC यहाँ पे भी है, RHS में हाफ AC यहाँ पे भी है, तो SR PQ के डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। चलो तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं एंड इसको आगे का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब SR PQ के बराबर हो जाएगा, तो SR बराबर PQ। अब जिस प्रकार से हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल बताया SR P, देखो मैं अब इसे कलरफुल कर देता हूँ, ब्लैक आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो साइड है हमारे पास हमने ये इसके बराबर बता दी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्काई ब्लू जो साइड है हमारे पास, इन दोनों को आपस में इक्वल बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो SP है वो QR के बराबर होगा, तो लिख देंगे हम सिमिलर SP इक्वल होगा किसके, QR के। चलो तो मैंने भी क्या किया, इनको भी इक्वल बता दिया। मैं इससे भी कलर कर देता हूँ येलो कलर से, ठीक है ना, येलो, आपको विजिबल हो सके अच्छे से। चलो अब स्क्वायर बताने के लिए इतना तो काफी नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है, जो आपको ग्रीन टाइप पे दिख रही लाइन, वो ग्रीन को और येलो को आपस में इक्वल बताना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहले वाले इक्वेशन जैसे छोटे वाले ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है, इक्वल प्रूव कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट स्टेप में इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, SDR एंड नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, QCR या फिर RCQ लिख सकते हैं, ट्रायंगल RCQ। देखो इसे आप आगे पीछे लिख सकते हो कोई भी तीनों वर्टिसेस को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो पहला हमारे पास क्या होगा, जो SD अपने पास वैसे दिया तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसे कैसे बताएं।
मिड पॉइंट तो दिया है, इक्वल ही हो जाएगा फिर तो। देखो हमारे पास क्या है, जो एस मिड पॉइंट है किसका, ईडी का, तो जो एस डी है और वो क्यू सी है वो इक्वल ही होंगे, तो लिखेंगे हम क्या, एस डी इक्वल हो जाएगा क्यू सी के, क्यू सी के। उसके बाद हमारा जो आर बी मिड पॉइंट है किसका, डी सी का, तो ये भी आपस में इक्वल बनेंगे, तो लिखेंगे डी आर, डी आर ये भी इक्वल होगा किसके, आर सी के, आर सी के। अब तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा पॉइंट, हाँ ऑलवेज जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इनके 90 डिग्री के एंगल होते हैं, इनको भी बता देता है कि एंगल डी ये भी बराबर होगा एंगल सी के। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब हमारे पास ये क्यों है, तो पहले देख लो, हमारे पास यहां पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट एस डी है, एस डी मिड पॉइंट, बाय मिड पॉइंट लिख सकते हो, बाय मिड पॉइंट। चलो अब यहाँ पे भी मिड पॉइंट के द्वारा ये इक्वल थे आपस में, और ये बोथ 90 डिग्री के थे, इसलिए बोथ 90 डिग्री। अब रूल कौन सा लग रहा है हमारे पास, एक साइड ली बीच में एंगल लिया और फिर एक साइड ली, यहाँ पे भी वही काम है, दोनों ट्रायंगल में से किसी को भी चेक कर सकते हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो ट्रायंगल है एस डी आर वो कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल आर सी क्यू के। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल, साइड रूल। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इससे क्या होगा हमारे पास, अब हम बता सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है येलो लाइन के इक्वल हो सकेगा बाय सीपीसीटी के द्वारा। तो लिखेंगे एस आर बराबर होगा किसके, क्यू आर के, क्यू आर के बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी के द्वारा इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो गया तो ये हमारे पास रोम्बस आ गया, लेकिन उससे पहले एक और चीज बतानी पड़ेगी हमें कि यहाँ पर ये 90 डिग्री के भी एंगल है, क्योंकि हमेशा याद रखना स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं ना, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, तो वो भी बता देते हैं। तो देखो अपने पास सबसे पहले यही बता दिया था, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इतना तो क्लियर ही है सारा। एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं और इसको बीच में ओ ले लेते हैं और यहाँ पे एफ ले लेते हैं, एफ, ठीक है। अब कैसे बताएंगे, देखो अब देखो अपने पास यहाँ पे हमने इतना इक्वल बता दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो साइड है हमारे पास, कौन सी साइड हमारे पास, 2 मिनट ना, एस आर, ओके उनको इक्वल रखते हैं क्यू। तो इससे क्या होगा हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन ले लेते हैं, कौन कौन सा था हमारे पास, इक्वेशन नंबर इसको 1 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 है, 3, क्योंकि 1 में क्या था हमारे पास कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है वो आपस में इक्वल थी, और 2 में क्या था, येलो वाली लाइन थी वो इक्वल थी, और 3 में क्या है कि ये जो ग्रीन है और येलो वो दोनों इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल होगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, अब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे सीधा कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो क्यू आर के इक्वल है, और जो आर एस है, आर एस है वो भी एस पी के इक्वल है या फिर पी एस के इक्वल है। तो यहाँ पे चारों साइड से इक्वल प्रूव हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया कि कैसे इक्वल हुई। अब अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री हुआ, कौन सा, ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ वो 90 डिग्री का होगा। अब 90 का कैसे होगा, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डायगोनल्स है आपस में वो परपेंडिकुलर है, और याद रखना कि परपेंडिकुलर एंगल हमेशा कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। अब 90 के सामने वाले जो एंगल होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, हमारे पास इक्वली होते हैं। देखो हमारे पास आप देख रहे हो कि जो ईओ है वो पी एफ के पैरेलल है, और जो ईपी है वो ओ एफ के पैरेलल है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सीधा कि जो ईओ है, ईओ पैरेलल ऑफ किसके, पी एफ के, पी एफ के, एंड जो ईपी है, ईपी ये भी पैरेलल है किसके, ओ एफ के, ओ एफ के। अब ये आपस में पैरेलल है, तो क्या होगा हमारे पास, जो एंगल ओ पर जो बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, वो सीधा पी पर भी बनेगा। तो लिखेंगे ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इक्वल होगा किसके, ई पी एफ के, एंगल ई पी एफ के, तो इक्वल टू 90 डिग्री है। ये क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम। अब ये हमने क्या किया, ये 90 प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि हमारे पास चारों साइड इक्वल है तो चारों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव, लास्ट में हमारे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस प्रूव, हैंस प्रूव PQRS, PQRS is a square। इतना काम करना है हमें, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूँ कि एग्जैक्ट ये थोड़े लॉन्ग स्टेप्स हैं इसको प्रूव करने के लिए, आपको इससे भी लॉन्ग मिलेंगे। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे ना कि मैं किस प्रकार से कलर बाई कलर बता रहा हूँ ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या किसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये जो 4 के 4 क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मैं इसे रफ करता हूँ, बढ़ता हूँ सीधा 5 क्वेश्चन की तरफ। चलो रफ कर देते हैं पहले फटाफट। ओके, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ क्योंकि बच्चों की जो डिमांड है वो बोलते हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट कर भी सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं रफ कर देता हूँ। फाइव को अंडरस्टैंड कर लोगे ना उतनी जल्दी वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया कि आ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है, तुम क्या करते हैं पहले उसे बना लेते हैं पैरेललोग्राम को। ओके, ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब इसका प्यारा सा नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब बताया कि हमारे पास कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ इट्स एंगल सो दैट इट इज अ रोम्बस। हमें क्या बताया कि एक हमारे पास डायगोनल भी दिया है, मैं डायगोनल को ले लेता हूँ, समझो ये AC ले लिया मैंने, बराबर। अब बताया कि वो एक एंगल को काटता है, हमने एंगल ए को ही काट दिया, तो बताना है कि हमारे पास क्या ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस कैसे होता है, एकदम ईजी है, समझना कैसे। हमारे पास क्या है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल पहले से ही होती है हमारे पास, देन ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो अगर मैं इस साइड को इस साइड के इक्वल बता देता हूँ ना, तो चारों साइड वैसे इक्वल हो जाएगी। क्यों, इसके बराबर पहले से ये थी, इसके बराबर ये थी, तो इसको मतलब बराबर बता देंगे ना तो चारों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा सिस्टम है। तो कैसे करेंगे, इनको पहले नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, क्योंकि बताने में दिक्कत ना पड़े इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और गिवन क्या है, ए बी साइड है वो इक्वल है किसके, CD के एंड AD साइड है, AD ये बराबर है BC के। रूल क्या है, तो लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड हमेशा बराबर होती है, इस वजह से। अब इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो आपस में बराबर है। एंगल 1 और जो एंगल 2 है वो बराबर है। अब बराबर क्यों है, बराबर इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो AC वाली लाइन ने क्या किया है, उसे बाइसेक्ट किया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाइसेक्ट किया है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में बराबर हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए बाइसेक्ट बाय लाइन AC के द्वारा काटा गया है, इस वजह से दो इक्वल पार्ट हो गए हमारे पास। इतना बता दिया। अब चेक करो हमारे पास एंगल 1 किसके बराबर, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, CD है, तो CD लिख दिया। एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है हमारे पास, BC है, तो BC लिख दिया। अब ये बता दिया, अब ये एंगल से साइड पे कैसे आए, तो यहां पे लिख सकते हैं कि इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जिस प्रकार से एंगल इक्वल होंगे, उनके अपोजिट, उनके जो सामने वाली जो साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दी तो ये और ये पहले से प्रूव थी, और ये पहले से प्रूव थी, तो इसके बराबर ये किया, मतलब चारों साइड कैसे हो गए हमारे पास, इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप में, क्या हमारे पास
1 और 2, मैं आप लिख देता हूँ सीधा, ये इक्वेशन नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट 3 लिखेंगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1 और 2 में क्या बताया था, मैं आपको अब कलरफुल करके बताता हूँ जिससे क्या आपको क्लियर रहे। देखो मैं एक रेड ले लेता हूँ और एक ग्रीन ले लेता हूँ, एक ग्रीन ले लिया और दूसरा ले लेता हूँ येलो, तो नहीं लेता है, ब्लू ले लेते हैं, आपको दिखेगा अभी शायद तक। चलो तो पहले जो है उसे मिटा देते हैं जिससे क्या कंफ्यूजन आ रहा है। देखो अब समझना फिर से, अपने पास जो इक्वेशन 1 और 2 के अंदर क्या बताया था हमारे पास, ये जो साइड है ए बी ये इस सी डी के बराबर है, सबसे पहले बात। और 2 के अंदर ये बताया था कि जो ए डी वाली साइड है वो इस बी सी के बराबर है। तो अगर मैंने ये जो ग्रीन लाइन है इस ब्लू के बराबर बता दी ना, तो सीधी सी बात है जब ये बराबर हो जाएंगी तो ये तो पहले से बराबर थी, तो इससे क्या होगा, चारों लाइन आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड इससे क्या होगा, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। चारों लाइन इक्वल होगी। अब चारों इक्वल होगी तो हम बोल सकेंगे कि हैंस प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, लिखेंगे यहां पे हैंस प्रूव्ड ABCD इज अ रोम्बस। इतना काम करना है एकदम छोटे से तरीके से। ठीक है, और ये वाला जो वीडियो है इसे मैं सिंगल पार्ट में रखता हूँ बिकॉज क्या है मेरे फोन के अंदर जो स्पेस है थोड़ी कम बची है, क्योंकि मैं स्कूल के ऑलरेडी वीडियो कैप्चर करके रख चुका हूँ इसके अंदर, इस वजह से। ठीक है, तो मैं ये जो 6 के बाद के जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज से आपको हर एक वीडियो मिल सके जल्द से जल्द। जो भी आपने कमेंट किया है मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।